हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं रेनू आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी 11th क्लास साइकोलॉजी का 5th लेसन। फर्स्ट पार्ट हम इसका कर चुके हैं, आज हम करते हैं सेकंड पार्ट इस लेसन का, संवेदी अवधानिकाओं प्रत्याक्षिक प्रतिक्रियाएं। ओके, तो अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर्ण संवेदना की। इसका एक टॉपिक है स्वर्ण संवेदना, किसे कहते हैं ये हम जान लेते हैं। स्वर्ण एक महत्वपूर्ण संवेदन प्रकार का है। यह हमें विश्वसनीय स्थानिक सूचनाएं देती है। ओके, यानी कि स्वर्ण का मुख्य कार्य क्या होता है? सूचनाएं देना और विश्वसनीय स्थानिक सूचनाएं प्रदान करवाना। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं श्रवण संवेदना तब प्रारंभ होती है जब ध्वनि हमारे कान में प्रवेश करती है तथा सुनने के प्रमुख अंगों को उद्दीप्त करती है। यानी कि हमारी जो श्रवण संवेदना है, सुनने की जो क्षमता है, वो कब प्रारंभ होएगी? जब हमें कोई ध्वनि सुनने को मिलेगी, जब हमारे कान तक कोई ध्वनि पहुंचती है तब हमारी श्रवण संवेदना प्रारंभ होती है। और जो है वह श्रवण संवेदना सुनने के प्रमुख अंगों को उजागर कर देती है, उद्दीप्त कर देती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मानव कान के बारे में। कान श्रवण उद्दीपकों का प्राथमिक ग्राही है, यानी कि सुनने का काम जो है वो कान का होता है। इसका सर्वज्ञात प्रकार्य सुनना है, किंतु यह शरीर संतुलन को बनाए रखने में भी हमारी सहायता करता है। ओके, अब हमें जो है कान की संरचना को जो है 3 खंडों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले होता है बाह्य कान, मध्य कान और आंतरिक कान। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं कि ये सब जो है वो क्या है, ये तीनों। हम उसके बाद जो है कान की क्रियाविधि है। कान की क्रियाविधि में हमें जो है थोड़ा बहुत कुछ इसमें मैंने बताया है आपको। इसमें क्या है कि पन्ना ध्वनि कंपन को एकत्रित करती है तथा उसे श्रवण द्वार कर्ण पट तक पहुंचाती है। ये तो बिल्कुल शॉर्ट में हो गया कि कान की क्रियाविधि क्या है। इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल अगर आपको चाहिए है तो इसके ऊपर, इसी वेबसाइट के ऊपर जो है, चैनल के ऊपर आपको इसकी कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। अगर चाहिए है तो आप कमेंट में हमें लिख के बता सकते हो। ओके, इसकी कंप्लीट वीडियो जो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फिर उसके बाद है अवधानिक प्रक्रियाएं। अवधानिक प्रक्रियाओं में क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं अवधान की, जिसे ध्यान भी कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके आधार पर समूह के कुछ उद्दीपकों का चयन किया जाता है, उसी को सामान्यतः अवधान कहा जाता है। यानी कि ध्यान का मतलब ये होता है कि हमारे आसपास जो है वातावरण में अनेक प्रकार के उद्दीपक होते हैं। व्यक्ति किसी एक उद्दीपक का उन समूह में से जब एक उद्दीपक का चयन करता है तो उसे अवधान कहा जाता है। ओके, इसी में एक टॉपिक आता है सतर्कता, किसे कहते हैं? व्यक्ति की तत्परता से होता है जिससे वह अपने समक्ष आए उद्दीपक का सामना करता है। यानी कि व्यक्ति तत्पर रहता है, किसी काम को करने के लिए तैयार रहता है, उसके समक्ष आए उद्दीपक का वह सामना करता है, उसे कहते हैं सतर्क होना, किसी काम को लेकर सतर्कता। ओके, फिर इसमें एक टॉपिक आता है हमारा एकाग्रता, किसे कहते हैं? एक समय में कुछ विशेष वस्तुओं के बोध के लिए अन्य वस्तुओं को दृष्टि से बाहर रखते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को एकाग्रता कहते हैं। यानी कि एक समय में कुछ विशेष वस्तुओं के बोध के लिए अन्य वस्तुओं को दृष्टि से बाहर रखकर, यानी कि इसमें भी यही है, किसी एक स्पेशल वस्तु के ऊपर ध्यान केंद्रित करना और सबको हटा करके एक वस्तु के ऊपर ध्यान लगाना, एकाग्रता कहलाता है। ओके, अवधान का जो है एक केंद्र और एक किनारा होता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमें बताया गया है अवधान वर्गीकरण, कि जो है अवधान को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है चयनात्मक अवधान, हमारा चयनात्मक अवधान, और एक है संदृत अवधान। अब हम बात कर लेते हैं, इसी में एक टॉपिक आता है हमारा विभक्त अवधान, किसे कहते हैं? कभी कभी हम एक ही समय में 2 विभिन्न क्रियाकलापों पर ध्यान दे सकते हैं। जब ऐसा होता है तब उसे विभक्त ध्यान कहलाता है। यानी कि हमारा ध्यान जो है कई दिशाओं में विभक्त हो जाता है, बट जाता है। जब कोई व्यक्ति एक समय में 2 क्रियाओं के ऊपर ध्यान लगाता है तो उसे विभक्त ध्यान कहते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं चयनात्मक ध्यान किसे कहते हैं। चयनात्मक ध्यान में क्या होता है? चयनात्मक अवधान का संबंध मुख्यतः अनेक उद्दीपकों में से कुछ सीमित उद्दीपकों अथवा वस्तुओं के चयन से होता है। इसमें भी यही होता है कि हम अपनी मर्जी से हमें किस वस्तु के ऊपर, किस
उद्दीपक के ऊपर ध्यान लगाना है उसका हम चयन कर सकते हैं। हमारे सामने अनेक प्रकार के उद्दीपक होते हैं, उनमें से किसी एक का चयन करके उसके ऊपर ध्यान लगाना, वो हमारा जो है चयनात्मक अवधान कहलाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चयनात्मक अवधान को प्रभावित करने वाले कारक। बाह्य कारक होते हैं और आंतरिक कारक होते हैं। इसे जो अनेक प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले होते हैं बाह्य कारक। इनमें क्या होता है, ये उद्दीपकों के लक्ष्य से संबंधित होते हैं। अन्य चीजों के स्थिर होने पर उद्दीपकों के आकार, तीव्रता तथा गति अवधान के प्रमुख निर्धारक होते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो कारक है इसका, वो है आंतरिक कारक। आंतरिक कारक के क्या होते हैं? आंतरिक कारक जो है व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, अभिप्रेरणात्मक कारक और संज्ञानात्मक कारक। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं चयनात्मक अवधान के सिद्धांत, यानी कि चयनात्मक अवधान के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले है हमारा निषंदक सिद्धांत। ये जो है ब्रॉडबैंड के द्वारा दिया गया है 1956 में। ओके, इस सिद्धांत का क्या मानना है? इस सिद्धांत के अनुसार अनेक उद्दीपक एक ही साथ हमारे ग्राहियों के पास पहुंचते हैं और गत्य अवरोध की स्थिति उत्पन्न करते हैं। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड जो सिद्धांत है वो है निषंदक क्षीणन सिद्धांत। ये जो है ट्राइसमैन के द्वारा 1962 में दिया गया है। इनका मानना है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो उद्दीपक एक ही विशेष समय में चयनात्मक निषंदक से नहीं जा पाते हैं, वह पूर्णतः अवरुद्ध नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसका तीसरा सिद्धांत है बहुविधिक सिद्धांत, जो कि जॉन वाटसन और हिल्स के द्वारा 1978 में दिया गया है। ओके, इसमें क्या है, यह सिद्धांत मानता है कि अवधान एक लचीला तंत्र है जो अन्य उद्योगों की तुलना में किसी एक उद्दीपक का चयन 3 अवस्थाओं में करता है। हमारी जो है 3 अवस्थाएं जान लेते हैं क्या क्या है। पहली अवस्था में क्या बताया गया है, उद्दीपक का संवेदी प्रतिरूपण निर्मित होता है। दूसरी अवस्था कहती है आर्थी प्रतिरूपण वस्तुओं के नाम से निर्मित होते हैं। तीसरी अवस्था में बताया गया है संवेदी एवं आर्थी प्रतिरूपण हमारे चेतना में प्रवेश करता है। ओके, तो हमारा जो है ये चयनात्मक अवधान हमारा कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं संदृत अवधान की। संदृत अवधान किसे कहते हैं? संदृत अवधान का संबंध एकाग्रता से होता है। यह हमारे उस योग्यता से संबंधित होता है जिससे हम अपना ध्यान किसी वस्तु अथवा घटना पर देर तक बनाए रखते हैं। इसे सतर्कता भी कहते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या बताया गया है, संदृत अवधान को प्रभावित करने वाले कारक। संदृत अवधान को अनेक प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है संवेदन प्रकारता, उद्दीपकों की स्पष्टता, कालिक अनिश्चितता और स्थानिक अनिश्चितता। अब इसका एक नया टॉपिक आता है प्रत्याक्षिक प्रक्रियाएं। प्रत्याक्षिक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं, इसमें किन किन जो है वो तत्वों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्षण की। जिस प्रक्रिया में हम ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं की पहचान करते हैं तथा उन्हें अर्थवान बनाते हैं, उसे प्रत्यक्षण कहते हैं। यानी कि व्यक्ति जब किसी प्रक्रिया को अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देखता है, समझता है, उसका अर्थ निकालता है, उसे प्रत्यक्षण कहते हैं। सेकंड हम इसमें बात कर लेते हैं अभिप्रेरणा। प्रत्यक्षकर्ता की आवश्यकताएं एवं इच्छाएं उसके प्रत्यक्षण को अत्यधिक प्रभावित करती है। लोग विभिन्न साधनों या उपायों से अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रत्याशाएं अथवा प्रत्याक्षिक विन्यास। किसी दी गई स्थिति में हम जिसे प्रत्यक्षण कर सकते हैं उसकी प्रत्याशाएं भी हमारे प्रत्यक्षण को प्रभावित करती है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो वो है हमारा संज्ञानात्मक शैली। संज्ञानात्मक शैली में क्या बताया गया है, संज्ञानात्मक शैली का संबंध अपने पर्यावरण के साथ संगत तरीके से व्यवहार करने से है। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने वातावरण के साथ, पर्यावरण के साथ संगत तरीके से व्यवहार करता है, उसे संज्ञानात्मक शैली कहते हैं।
प्रत्याशिक संगठन के सिद्धांत। इसमें आता है आकृति प्रोटेक्शन, चाक्षुष अक्षेत्र को अर्थयुक्त समग्र के रूप में संगठित करने की आकृति प्रोटेक्शन को प्रोटेक्शन कहते हैं। ओके, फिर गेस्टोल्ट आ गया। गेस्टोल्ट एक नियमित आकृति अथवा रूप को कहते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा गेस्टोल्ट मनोवैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि हमारी परम मस्तिष्कीय प्रक्रियाएं हमारी अच्छी आकृति अथवा षोडशों का प्रोटेक्शन करने के लिए उन्मुख होती है। इसीलिए प्रत्येक चीज़ को हम एक संगठित रूप में देखते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है, आदिम संगठन आकृति भूमि पृथ्वीकरण के रूप में देखते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो इसमें बताया गया है गेस्टोल्ट मनोवैज्ञानिकों ने प्रमुख नियम बताए हैं, नियम या सिद्धांत बताए हैं, उनको हम जान लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हमारा आता है निकटता का सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया है, जो वस्तुएं किसी स्थान अथवा समय में एक दूसरे के निकट होती है वह एक दूसरे से संबंधित अथवा एक समूह के रूप में दिखाई देती है, उसे कहते हैं निकटता का सिद्धांत। सेकंड है हमारा समानता का सिद्धांत। जिन वस्तुओं में समानता होती है तथा विशेषताओं में वे एक दूसरे के समान होती हैं, वे एक समूह के रूप में प्रत्याशित होती हैं, उसे कहते हैं समानता का सिद्धांत। थर्ड आता है इसमें हमारा निरंतरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि जब वस्तुएं एक सतत प्रतिरूप प्रस्तुत करती हैं तो हम अपना प्रोटेक्शन अनेक दूसरे से संबंधित के रूप में कर सकते हैं, उसे कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। एंड फोर्थ इसमें आता है लघुता का सिद्धांत। इस नियम के अनुसार लघु अक्षेत्र वृहद पृष्ठभूमि की तुलना में आकृति के रूप में दिखाई देते हैं। ओके, उसके बाद है सममिति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार असीमित पृष्ठभूमि की तुलना में सीमित अक्षेत्र आकृति के रूप में दिखाई देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सिद्धांत है वो है अविच्छिन्नता का सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया है, अविच्छिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब एक का क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से घिरा होता है तो उसे हम आकृति के रूप में देखते हैं, उसे कहते हैं अविच्छिन्नता का सिद्धांत। ओके, उसके बाद है हमारा पूर्ति का सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया है, उद्दीपन में जो लुप्त अंश होते हैं उसे हम भर लेते हैं तथा वस्तुओं का प्रोटेक्शन उसके अलग अलग भागों के रूप में नहीं बल्कि समग्र आकृति के रूप में करते हैं। ओके, उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, वो है स्थान, गहनता और दूरी प्रोटेक्शन। इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्थान किसे कहते हैं, गहनता प्रोटेक्शन क्या है, और इनके जो है अलग से और भी पॉइंट इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थान की। जिस चाक्षुष अक्षेत्र या सतह पर वस्तुएं रहती है, गतिशील होती हैं अथवा रखी जाती है उसे स्थान कहते हैं। यानी कि जिस चाक्षुष अक्षेत्र या सतह पर जो वस्तु रखी जाती है, गतिशील होती है, उसे हम स्थान कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है गहनता प्रोटेक्शन। जगत को 3 विमान से देखने की प्रक्रिया को दूरी अथवा गहन प्रोटेक्शन कहा जाता है। ओके, उसके बाद आता है इसमें एक नेत्री संकेत, मनोवैज्ञानिक संकेत भी जिसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, गहनता प्रोटेक्शन एक नेत्री संकेत है, तब प्रभावी होते हैं जब वस्तुओं को केवल एक आंख से देखा जाता है। यानी कि एक नेत्री संकेत ऐसे संकेत जो एक आंख से हमें जो है दिखाई देते हैं। ओके, सेकंड इसमें क्या है, आगे है इस एक नेत्री संकेत के जो है वो अनेक प्रकार के जो पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। वो है सबसे पहले सापेक्ष आकार और छाया, आच्छादन तथा अतिव्याप्ति, सापेक्ष ऊंचाई होती है, रेखीय परिप्रेक्ष्य हो सकता है, रचना गुण प्रवणता हो सकती है, आकाशीय परिप्रेक्ष्य और जो है गति डिंग तराभास। ओके, ये सारे जो है एक नेत्री संकेत के कुछ मुख्य भाग दिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं द्विनेत्री संकेत की। द्विनेत्री संकेत में क्या बताया गया है कि द्विनेत्री संकेत को जो है वो शारीरिक संकेत के नाम से भी जाना जाता है। इनमें क्या होता है, त्रिविमीय स्थान में गहनता प्रोटेक्शन के कुछ महत्वपूर्ण संकेत 2 आंखों से प्राप्त होते हैं।
इनमें से 3 विशेष रोचक हैं। सबसे पहले दृष्टिपटलीय तथा द्विनेत्री अक्षमता, सेकंड है अभिसरण और थर्ड है समंजन। ओके, ये हमारे जो है वो द्विनेत्री संकेत के कुछ भाग हैं। ओके, फिर उसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, वो है प्रत्याक्षिक स्थैर्य। जान लेते हैं किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रत्याक्षिक स्थैर्य में संवेदी ग्राहियों के उद्दीपन में पर्यावरण के बाद भी वस्तुओं का सापेक्ष स्थिर प्रत्यक्षण ही प्रत्याक्षिक स्थैर्य कहलाता है। ये जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, आकृति स्थैर्य और आकार स्थैर्य, आकृति स्थैर्य और द्युति स्थैर्य। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक नया टॉपिक है हमारा भ्रम। भ्रम किसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, भ्रम किसे कहते हैं, भय किसे कहते हैं और भय और भ्रम में अंतर बताइए। तो भ्रम को जान लेते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं की गलत व्याख्या से उत्पन्न गलत प्रत्यक्षण को सामान्यतः भ्रम कहते हैं। किसे कहते हैं भ्रम? हमारी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त, यानी कि हमारे संज्ञान से हमें जो जो सूचनाएं प्राप्त होती है, जब कोई व्यक्ति उन सूचनाओं की गलत व्याख्या करता है या गलत व्याख्या सुनता है, से उत्पन्न हमें जो है गलत प्रत्यक्षण मिलेगा, फिर उसे ही भ्रम कहते हैं। ओके, जो चीज़ असल में होती नहीं है वो व्यक्ति को दिखाई देती है, उसे भ्रम कहते हैं। ये बाह्य उद्दीपन की स्थिति में उत्पन्न होते हैं और समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति इसका अनुभव करता है। इसीलिए भ्रम को आदिम संगठन भी कहा जाता है। जो है भ्रम मुख्य रूप से 2 प्रकार के बताए गए हैं, ज्यामितिक भ्रम और आभासी भ्रम। ओके, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट हमारा है प्रत्यक्षण पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, यानी कि हमारे प्रत्यक्षण पर जो व्यक्ति आसपास अपने आसपास चीज़ें देखता है, महसूस करता है, उनकी व्याख्या करता है, अर्थ निकालता है कुछ, तो वो हो गया हमारा प्रत्यक्षण। उसके ऊपर सामाजिक सांस्कृतिक का क्या प्रभाव पड़ता है, हडसन के द्वारा बताया गया है। हडसन ने अफ्रीका में एक प्रारंभिक अध्ययन किया तथा पाया कि जिन लोगों ने चित्र कभी नहीं देखा था, उन्हें उसमें प्रदर्शित की गई वस्तुओं की पहचान एवं उनकी गहराई के संकेत की व्याख्या करने में बड़ी कठिनाई हुई। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ के बारे में जानता नहीं है, किसी चीज़ का उसने चित्र नहीं देखा, आज तक उस चीज़ को देखा नहीं है, तो उसका अर्थ निकालने में, उसकी व्याख्या करने में व्यक्ति को कठिनाई आएगी। तो इस तरीके से हमारा प्रत्यक्षण जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों से प्रभावित होता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा 5th लेसन जो है वो होता है कंप्लीट।